जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, मैंने करंट की क्लास में आपसे बात हुई थी। पिछले वीडियोस में ढेर सारे वीडियोस अभी अपलोड किए हैं। 1 जनवरी से लेकर के नवंबर तक का पूरा एक ईयर 2021 का पूरा कवर कर रहे हैं। उसमें दोस्तों हमने जो सेगमेंट लिया था नेशनल, हमने ख़त्म कर दिया है। इंटरनेशनल चल रहा है। इंटरनेशनल में भी लगभग लगभग आधा आपका लगभग हो चुका है। 2-3 वीडियो के अंदर अंदर हम पूरे एक वर्ष का पूरा सेगमेंट ले लेंगे आपको, और उसके बाद से फिर एक एक टॉपिक पर लेकर के आपको अलग अलग वीडियोस भी डाल देंगे, ताकि जिससे आपको आसानी हो जाए इसको कवर करने में। और एक साथ अगर आप कवर करना चाहें तो एक साथ भी आप कवर कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले बता दें दोस्तों कि हम इसमें जो है फैक्ट अभी तो थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, वीडियो भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, बट आगे आपको जो जिस सेगमेंट में जिस लिए हम जाने जाते हैं कि फैक्ट, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, उनके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, इन सब पर बात करते हुए चलते हैं। अभी थोड़ा ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये जल्दी से जल्दी कवर करना है, ताकि आपको भी आसानी हो, आप भी बेहतर तरीके से चीज़ को समझ सकें और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें, गेन कर सकें। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी है। चुनाव के बाद लगातार एग्ज़ाम आपको मिलेंगे देने के लिए। यही ये टाइम है। कोविड का भी मामला थोड़ा थोड़ा सा ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो अमूमन घरों में ही इंसान बैठा हुआ है, बाहर निकलना हो सकता है थोड़े दिनों में लॉकडाउन और इस तरीके की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। तो सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि अपने घर में, अपने रज़ाई में दुबक करके, अपने कमरे में ही बैठ करके अपने मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप अपनी जो अध्ययन का काम है वो पूरा कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें। सबसे बढ़िया साधन और सबसे आसान साधन दोस्तों यही है। बाहर जा कर के कोई भी काम, ये सब आपके हाथ में है कि आप गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ हर तरीके से मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। आपको ये तय करना है दोस्तों कि आपको खुद कमा लेना है, या आप ऐसी जॉब पा लें जिसमें गवर्नमेंट आपको खुद ही ये प्रोवाइड करा दे, इज़्ज़त भी, शोहरत भी और बाकी हर चीज़ भी। तो ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर रास्ते पर घूमने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कमरे में, चाहे छोटा कमरा हो, बड़ा कमरा हो, उसके अंदर रह कर के ही आप चुपचाप अपने कुर्सी मेज़ पर बैठ कर के पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई करके एग्ज़ाम को बीट कर सकें। तो दोस्तों, इतना बहुत है। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे-सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया था कि हम इंटरनेशनल शुरू कर चुके हैं। इंटरनेशनल के लगभग आधे हिस्से में हैं, जो कि पूरे वर्ष को कवर करता है, तो 1 जनवरी से 2021 नवंबर 2021 तक। ठीक है दोस्तों, तो एक जगह का नाम है कैटेलोनिया। कैटेलोनिया यूँ तो दोस्तों करंट के नाम से करंट में भी इम्पोर्टेंट है, बट ये है कि मेनली ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कि कैटेलोनिया प्रांत कहाँ पे है। कैटेलोनिया क्यों इसका नाम है, क्योंकि कैटेलोनिया में अलगाववादी, ये दोस्तों स्पेन का पार्ट है। स्पेन जो कि यूरोप में है। स्पेन देश है, स्पेन ये उसी का पार्ट है कैटेलोनिया। और यहाँ पे अलगाववादी संगठन, मतलब इसको अलग देश की मांग करते हुए कुछ संगठन इसके अलग देश करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये फेमस है, इसलिए ये जो है आज चर्चा में बना हुआ है। इसलिए कैटेलोनिया आपको सिर्फ पता चाहिए है कहाँ, स्पेन में है। और यहाँ पे क्या है, अलगाववादियों की एक रैली हुई कि हमें अलग कर दिया जाए, इसलिए ये कैटेलोनिया। बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि है कहाँ, स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि खाद्य आपातकाल, राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया श्रीलंका ने। श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि वहाँ राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया गया। सोचिए कि खाद्य कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, चूंकि कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें कम से कम इस तरीके के आपातकाल की ना आगे भविष्य में संभावना है, और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन वो देश सोचिए जिन पे लैंड बहुत कम है, जो कृषि प्रधान देश नहीं है, वहाँ सोचिए कि खाने तक का संकट हो जाए। हम गाड़ी, बैंक बैलेंस या बंगला उसको खा नहीं सकते, जीवन की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन खाद्य जो है, खाने की जो वस्तुएं हैं, खाने का है। इसलिए किसान कितना इंपॉर्टेंट है और लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो आप देखिए हमारे पड़ोस के देश श्रीलंका में क्या हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल लगा दिया गया, जिसके विषय में हम सोचते भी नहीं। इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, बाकी लोग हैं, हमारे लिए खाद्य को उपज कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हम लोगों में से बहुत सारे लोग किसान हैं। हम भी एक किसान से बिलॉन्ग करते हैं, किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस ये याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य, अब इस क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल और भारत। तो आप
इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सोचेंगे नेपाल भूटान हो सकता है, बट ये श्रीलंका है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंगछेदु जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, जो भूटान में है। नाम इसका है मंगछेदु जल विद्युत परियोजना। दोस्तों थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर लगता है कि इसको बताने में, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस रूप में बताया जाए। कोई चीज़ अगर लिखी हुई है, अगर हमने ही लिखा है, तो उसको इस रूप में आपको बताया जाए, क्वेश्चन फॉर्मेशन में बताया जाए, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ सके और आप जो है उसको इस तरीके से समझ सके, हर डायमेंशन समझ सके। इसलिए मुझे एक बार कुछ सेकंड के लिए देखना पड़ता है कि मैं इसको बताऊं किस तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। इसका आप ये बिल्कुल ना लगाएं कि शायद मैं कुछ ऐसा ही सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीज़ पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में इस रूप में बताता हूँ, चूँकि एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और लगातार हम जो है अनसॉल्व देखते रहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको उस फॉर्मेट में देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, मंगछेदु जल विद्युत परियोजना है जो भूटान के अंदर है। इसको एक अवार्ड मिला है, ब्रूनेल मेडल मिला हुआ है इसको। तो बस इतना ध्यान रखना है कि मंगछेदु जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भूटान में है। बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है इसमें जानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आपको पता है, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विवेकानंद जी की जयंती, विवेकानंद जी के उपलक्ष्य, विवेकानंद जी के उसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, जो विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। लेकिन ये 12 अगस्त 2021 को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है दोस्तों, कि या राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस को भी हम आपको अपडेट कर देंगे इस तरीके से। आप अब इसकी थीम क्या है दोस्तों, एक तो हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है, मैंने आपको बताया कि जब कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट ला करके थीम पूछ देते हैं। तो थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स। आप एक बार एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कई चीज़ों में देखिए फूड का आ रहा है जरूर। जैसे खाद्य में थीम में हमने बताया था कि स्वस्थ खाओ, और इस तरीके का थीम थी कि हेल्दी खाना है और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। योगा दिवस पर भी लगभग लगभग इसी तरीके की थीम थी। अब क्या है दोस्तों, युवा दिवस पर भी देखिए लगभग इसी तरीके की थीम है कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड पैलेंट्री हेल्थ। मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि फूड पर अगर बाई चांस, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपको ना याद आए, इतना ही याद आ जाए कि हाँ कुछ फूड से रिलेटेड था, कुछ हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड था, तो आप उसका आंसर करके आ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर एग्ज़ाम के अंदर माइनस मार्किंग है और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल कंफर्म है कि ये नहीं है, तो आप 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़ है, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेंड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 50% चांस है दोस्तों आपके सही होने के, और 1/3 या 1/4 आपका माइनस मार्किंग होती है। मतलब एक सही हुआ तो 3 गलती करने की संभावना आपके पास है, कि आप 3 गलत भी हो जाते हैं तो भी आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, अगर एक क्वेश्चन सही हो गया है तो। ये मैं पीसीएस की बात बता रहा हूँ। कुछ एग्जामिनेशन में 1/4 भी होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन आपको 2 ऑप्शन में ये मालूम है कि आपको नहीं आ रहा है, नहीं इसमें है, ये कंफर्म है कि ये दोनों नहीं है, तो बाकी जो 2 ऑप्शन हैं उन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं ये टिप बता रहा हूँ आपको कि आप जो है इतना ध्यान रखें कि हाँ कुछ हेल्थ से रिलेटेड था, कुछ इससे रिलेटेड था, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि जिस तरीके से भारत ने कहा था COP26 में कि हम 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को ज़ीरो कर देंगे, उसी तरीके से चाइना ने भी अपना कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना घोषित करें, 2060 तक घोषित करी इसने। चीन ने भी 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए ये घोषणा की, 2060 तक, यानी कि ये जो है 2060 तक, और हमने कहा है कि 2070 तक हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान अमूमन माना गया है कि इस्लामिक कंट्री के साथ साथ में ये भी एक थोड़ा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखता है। पाकिस्तान पाकिस्तान थोड़ा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखता है, तो उनमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं प्राप्त हैं। अपेक्षाकृत कुछ देशों से अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ अधिकार कम। इस क्रम में अगर कोई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है पाकिस्तान के अंदर, पहली महिला नियुक्त न्यायाधीश जिसका नाम आयशा मलिक है,
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब क्वेश्चन कैसे बन जाएगा दोस्तों। जैसे बार बार बताता हूँ कि हाल ही में निम्नलिखित में से एक तो नाम दे देगा कि आयशा मलिक को निम्नलिखित में से किन देश का पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, या ये कह देगा कि हाल ही में पाकिस्तान की किस प्रथम महिला को वहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इन दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ बनेंगे ये दो ही टाइप के क्वेश्चन, और किसी तरीके से नहीं बन सकते। इन दोनों को देख लेना है आपको, दोनों तरीके से आप एक बार सोच लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी होगा, कन्फ्यूजन नहीं बनेगा, और वहाँ आपको टिक करने में दोस्तों आसानी होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। कि कई बार होता है कि जिस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं वही वहाँ पे क्लिक करता है, अगर आप दोनों फॉर्मेट में पढ़ लेंगे तो दोनों तरीके से क्लिक करेगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए दोस्तों कि हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला, मतलब हवा से कार्बन को कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, जिसका नाम क्या है, ओरका। अब मैंने आप बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लग गया है, क्या है, हवा से कार्बन को खींचने वाला, हवा से कार्बन को कैप्चर करने वाला। तो चूंकि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी बन जाता है और आपका करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है, तो जैसे ही इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बनेगा, करंट का क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसने किया है, कहाँ पर ये शुरू किया गया है, तो आइसलैंड में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइसलैंड में क्या किया गया है, ओरका नाम से ओरका एक प्लांट बनाया गया है, जिसका काम क्या होगा, हवा से कार्बन को सक करना, कैप्चर करना। ठीक दोस्तों, आपको आइसलैंड याद रखना है और ओरका याद रखना है, और क्या याद रखना है कि क्या करता है ये, तो कार्बन, हवा से कार्बन को खींचता है। एक चीज़ और भी है दोस्तों कि मैं एक ही क्वेश्चन को कई बार बोल दे रहा हूँ, इससे हो सकता है आप थोड़ा बहुत आप परेशान होते होंगे कि एक ही सर जो है एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ देते हैं, लेकिन मैं ये इसके करने का मेरा सिर्फ एक मकसद है दोस्तों कि उनको कई तरीके से आपको बता सकूं और कई बार रिपीट एक ही बार में हो जाए, ताकि आपको एक बिल्कुल दिमाग में आपके घुस जाए। अगर इन केस आप किसी कारणों से नोट नहीं भी कर पाते हैं तो आप वीडियो देख करके आपको काफ़ी फायदा मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ है कि 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां सम्मेलन हुआ है। ब्रिक्स देशों का, मैंने आपको ब्रिक्स देशों को बताया था, 13वां सम्मेलन जो है तो वर्चुअल माध्यम से हुआ है, और ये भारत में हुआ है। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का वर्चुअल सम्मेलन हुआ है दोस्तों, 13वां। ये भी इंपॉर्टेंट है, 13वां याद रखना पड़ेगा, कौन सावां हुआ है, तो 13वां हुआ है, और ये इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो भारत ने की है। हुआ तो वर्चुअल माध्यम से, मतलब सब लोगों ने अपना एक जगह इकट्ठे होकर के अपने लैपटॉप कंप्यूटर से जो भी किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से एक बैठक कर ली, लेकिन ये अध्यक्षता भारत ने की है। ये 13वां सम्मेलन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, G20 सम्मेलन के बारे में खूब बात हुई, लेकिन महिला अधिकारिता पर, महिलाओं के अधिकार को लेकर के पहला G20 मंत्री स्तर सम्मेलन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा होगा दोस्तों, आप G20 देखते ही आंसर नहीं कर दें, आप क्वेश्चन को पढ़ें कि कह क्या रहा है। तो क्या कह रहा है, महिला अधिकारिता पर पहला G20 सम्मेलन जो हुआ, ये पहला G20 सम्मेलन है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। ठीक है, ये हुआ है सांता मार्गरीटा लिगूर, इटली में। मतलब कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान रखना है और याद रखना है कि कौन से आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है दोस्तों, महिला अधिकारिता के ऊपर G20 का मंत्री स्तर सम्मेलन है, जो कहाँ पे हुआ, इटली में हुआ, इटली के सांता मार्गरीटा लिगूर में हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS जो है, जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें जून 2021 के अंदर ग्रीस शामिल हो गया दोस्तों। तो पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ग्रीस शामिल हुआ है। बस नॉर्मल इतने क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद रखना है दोस्तों। अब एक दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से कि जून 2021 के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं और रूसी उनके समकक्ष राष्ट्रपति पुतिन, ये इन दोनों की एक बैठक हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि ये दोनों ही देश एक तरीके से महान शक्तिशाली हैं। तो इनकी बैठक अगर हो रही है तो वो पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय बना रहता है कि रसिया और अमेरिका के बीच अगर कोई बैठक हो रही है, क्योंकि इनके थोड़ी टेंशन भी होती रहती है।
तो ये हुई कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी बैठक हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, G7 की 47वीं शिखर सम्मेलन जो हुआ था ब्रिटेन के कार्नवाल में, यानी कि G7 जो है, G7 का 47वां सम्मेलन हुआ है ब्रिटेन में। ये आपको याद रखना है कि G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ है, 47वां कहाँ हुआ है, ब्रिटेन के अंदर हुआ है। अब उसके अंतर्गत भारत ने एक नारा दिया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया है भारत ने। तो ये क्वेश्चन तो है, ये कौन सा सम्मेलन, 47वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्रिटेन में, किसका, G7 का, इसके अंदर भारत ने क्या नारा दिया है। तो क्या दिया, नारा दिया है वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। आप ये देख रहे हैं कि लगातार हेल्थ को फोकस किया जा रहा है इस समय, लगभग ज़्यादातर चीज़ों में देखा गया है कि हेल्थ को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या नारा दिया है, वन अर्थ वन हेल्थ, किसमें, G7 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नासा द्वारा दोस्तों एक जूनो भेजा गया है, इसके स्क्राफ्ट जूनो भेजा गया है, जो बृहस्पति के एक उपग्रह है गैनीमेड के नज़दीक पहुंच गया है। बस इतना देखिए, बृहस्पति के लिए जूनो भेजा गया है, नासा द्वारा भेजा गया ज़्यादा, या जूनो मिशन किससे संबंधित है, नासा संबंधित है, बृहस्पति पर भेजा गया है, बृहस्पति से संबंधित है, नासा द्वारा भेजा गया, इस तरीके है। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अब इस वर्ष की थीम क्या थी, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, इसकी थीम क्या थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पर्यावरण दिवस है, इंपॉर्टेंट हो गया, क्या थीम है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इंग्लिश में कहेंगे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो परिस्थितिकी क्या है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है बोत्सवाना में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ गया, पाया गया, बोत्सवाना में पाया गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि बोत्सवाना में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। एक दोस्तों बैसाख दिवस होता है, जो विश्व के दुनिया भर के जो बौद्ध धर्म के अवलंबी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके द्वारा बैसाख दिवस मनाया जाता है। ये 26 मई को मनाया गया। 26 मई को क्या बैसाख दिवस मनाया गया। बैसाख दिवस किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या है कि ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर ईजाद किया है, अपना अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ईजाद किया है, जिसका नाम है सीमोर्ग। आपको बस ये हल्के हल्के फुल्के अंदाज में याद रखना है कि हाँ, ईरान ने अपना एक सीमोर्ग, क्या है सीमोर्ग, ईरान का सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर, सबसे तगड़ा सुपर कंप्यूटर उसने ईजाद किया, शक्तिशाली सबसे सुपर कंप्यूटर ईजाद किया, सिर्फ ये याद रखना है कि सीमोर्ग नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी हमने बात की थी आपसे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब दूसरी बात आ गई है कि अफ्रीका देश जो केन्या है, वहाँ भी पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका, मार्था करम्बकुम, मार्था करम्बकुम। ये कहाँ की, केन्या की। केन्या की, अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे तो केन्या की एक टीम होती है जो कि अफ्रीकन देश है केन्या, उसमें मार्था करम्बकुम को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। केन्या की राजधानी नैरोबी पड़ती है और ये मार्था करम्बकुम को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। 2 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए, एक केन्या में प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सॉरी, और दूसरी पाकिस्तान में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा। जैव विविधता दिवस में, अर्थ दिवस में, और आपका जल दिवस, वाटर, ये मैं आपको बता दूंगा। एक ट्रिक है, बना करके आपको समझा दूंगा कैसे करके ये तीनों को याद किया जा सकता है। लेकिन ये 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी थीम क्या थी, आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि किस डे को मनाया जा रहा है और इसकी थीम क्या है। हम समाधान का हिस्सा हैं, बस, वी आर ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आपको सिर्फ याद रखना है, वी आर ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं। ये इसकी थीम है, किसकी, ये आपको
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की है। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस बनता होता कब है? 22 मई को। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है दोस्तों। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपका। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और थोड़ा साइंस या आपको इस सृष्टि या इस पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इसको। वैज्ञानिकों ने हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि 78,000 वर्ष पहले का, 78,000 वर्ष पहले कि सबसे पुराने मानव दफन का अवशेष प्राप्त किया है कि मानव जो कोई था, जो डेड बॉडी दफन हो गई थी, वो पुरानी 78,000 वर्ष पहले केन्या अफ्रीका में। मतलब आप समझ सकते हैं कि पुरानी कितने सालों से ये व्यवस्थाएं चली आ रही होंगी। 78,000 वर्ष पहले की एक एक बॉडी मिली है। तो ये बस ऐसे ही मनोरंजन आपकी जानकारी के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत नहीं है, बट ये है कि ध्यान रहे थोड़ा। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ है कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल के एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार, मतलब सबसे अधिक बार 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 25 बार चढ़ गए एवरेस्ट के ऊपर। ये कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं। अमूमन नेपाल के लोग ही इस तरीके काम करते हैं। उनके देश में ही एक तरीके एवरेस्ट चोटी है, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि हमारे यहाँ ही है, तो उस तरीके की व्यवस्था रहती है कि वो उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। आसान रहता है उनके लिए, थोड़ा सा आसान होता है, हालांकि बहुत मुश्किल काम है। तो कामी रीता शेरपा है। कामी रीता शेरपा ने क्या किया? 25 बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व कीर्तिमान बना दिया है दोस्तों। ये याद रखने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या एलन मस्क की जानते हैं, स्पेस एक्स कंपनी है, अमेरिका के एलन मस्क हैं, उनकी स्पेस एक्स कंपनी है। उन्होंने क्या किया? अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड, चंद्रमा के लिए पहला पेलोड लॉन्च किया है। वाणिज्यिक है, कमर्शियल है, जिनका नाम क्या है? DOGE-1 मिशन टू मून। ठीक है, आप इसको डॉगी कर लें, डोगी कर लें, डोगी कर लें, डोगी कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं DOGE-1 मिशन टू मून ये नाम है पूरा। क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है इससे मिलते जुलते नाम रख देंगे तो आप कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन सीधे आप जो है नोट कर लीजिए या ये समझिए कि DOGE है। DOG तो डॉग हो गया हमारे यहाँ, प्लस ई और उसमें जुड़ा हुआ है, 1 मिशन टू मून ये नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप फॉर्च्यून, आपको पता है दोस्तों, पत्रिका है फॉर्च्यून। इसमें 50 नेताओं की सूची जारी की है फॉर्च्यून ने। महान नेताओं के, विश्व के महान 50 नेताओं की सूची जारी की है, जिससे सबसे नंबर 1 पे रखा गया है दोस्तों। उसमें जेसिंडा अर्डन है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है? जेसिंडा अर्डन, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ये महिला प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की। फॉर्च्यून 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में ये 1 नंबर पे मिली है, जेसिंडा अर्डन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे आप जरूर। अभी दोस्तों क्या नाम है कि एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, माउंट मोरापी। माउंट मोरापी ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इसका हाल ही में विस्फोट हुआ है इसके अंदर, जो कि इंडोनेशिया में। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है दोस्तों। एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माउंट मोरापी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में अवस्थित है। अब ये दूसरे क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है, तो कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है या निष्क्रिय ज्वालामुखी? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी पर्वत पर हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो भी इंडोनेशिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी हो जाएगा ज्योग्राफी क्वेश्चन कि सक्रिय है या निष्क्रिय। तो आप ये देखिए दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में चले जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि करंट का क्वेश्चन भी वहीं पे आ जाता है और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन वो आ जाता है कहीं दूसरी तरीके से, दूसरी जगह पे। इसलिए मैं आपको इसीलिए बताता चलता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कई डायमेंशन से देखेंगे तो आपको ये आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई सेगमेंट में आ सकता है, और किस तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन फॉर्मेट बनते हैं। ये आप, अगर आप मेरी बात ना भी सुने, अगर आप लगातार क्वेश्चन आंसर देखेंगे पीसीएस के, यूपीएससी के, या जो भी वनडे एग्जाम्स हैं आपके, हमारे एसएससी के एग्जाम है, यूपीटेल एसएससी के एग्जाम है, अगर उनके सॉल्व उठा के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
अब 2020 की जो मिस यूनिवर्स हैं, मेक्सिको के एंड्रिया मेज़ा में हुआ है। अभी थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है कि 2021 का मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि लगातार ये कोविड का काल चल रहा है, तो उसमें मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा या आगे मिल जाएगा हमें। लेकिन ये है कि मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है मेक्सिको की है एंड्रिया मेज़ा, इन्होंने जीता है। एंड्रिया मेज़ा ने 2020 का, याद रखिएगा दोस्तों, ये 2020 का एंड्रिया मेज़ा हैं जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आपकी आसानी के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं अभी। बाकी आपको लगभग 2-3 वीडियो के अंदर अंदर ये पूरे ईयर का, अभी हमारे पास क्या है, नेशनल के बाद अवार्ड बचे हुए हैं, पुरस्कार, थोड़ी बहुत नियुक्तियाँ बची हुई हैं, इकोनॉमिक का सेक्शन थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम 2 वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो के अंदर आपको कवर करके दे देंगे दोस्तों। बाकी कोशिश यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप तक पहुँचाएँ। क्वेश्चन थोड़ा कम हो जा रहा है, बीच बीच में बात भी करनी पड़ रही है, उनके फॉर्मेट देने पड़ रहे हैं, आपको डायमेंशन बताने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। और थोड़ी-सी कोशिश हो रही है कि इंटरेस्टिंग वीडियो हो, ताकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, होता क्या है दोस्तों कि बार-बार सिर्फ क्वेश्चन ही लगातार मैं चाहूँ तो पढ़ दूँ, एक दिन में एक 20, 25, 30 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता दूँ, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप जो है उसमें उसमें क्या है, बोर होने लगेंगे और फैक्ट दिमाग में घुसेड़ा नहीं जा सकता। धीरे-धीरे करके ही चीज़ें हो सकती हैं, एक इकट्ठा फैक्ट आने से आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कमी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना भी मुझे जानकारी है, जिस तरीके से, जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आती है, जहाँ पर असफलता हाथ लगती है, उस हिस्से को निकाल करके आपको सफलता आपकी तरफ नज़दीक से नज़दीक कर देना। बाकी दोस्तों आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप, सबसे बेहतर तरीका यही है दोस्तों कि कमरे में बैठ कर के मस्ती के साथ में पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि देख रहे हैं कोविड का काल है, प्राइवेट सेक्टर तानाशाही है, रोज़गार भी बहुत अच्छा, कि कहा जाए कि रोज़गार बहुत अच्छा आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैकेंसीज़ कम हैं। उसके लिए भी देखा देखा गया था कि बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, धीरे-धीरे करके चीज़ें संभल रही हैं। आगे भविष्य में उम्मीद है कि सब बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।